आप सभी को नमस्कार। 1 दिसंबर से डेली पीआईबी का एक इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है। उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको जो है अपन कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव आप सबके लिए और मेरे लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैसे तो मेरा कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पीआईबी में न्यूज़ आती हैं, बहुत सारी आती हैं, उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको जो है पढ़ने का उद्देश्य है। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर बाकी कहीं से अदर, जैसे कि घर पे दैनिक जागरण आता है और वैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो वो जो अदर सोर्सेज हैं वहाँ से कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वी विल शेयर दैट आल्सो इन दिस ग्रुप। बट मेन उद्देश्य है पीआईबी को कवर करना। तो ये मैंने 27 को देखो एक टेक्स्ट मैसेज डाला हुआ था कि वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव फ्रॉम December 1। सो वी स्टार्टेड इट फ्रॉम December 1। डेली अपन कवर करेंगे जो यूज़फुल रहेगा। इसमें वैसे तो है कन्वीनियंट ये, लेकिन मैं शेयर इसमें करूँगा, लेकिन मैं इसकी एक कॉपी उधर भी बनाऊँगा। मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से ही मैं रीड आउट करूँगा और आप लोग भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, या तो यहाँ से कर सकते हैं या तो दूसरी जगह से, ठीक है। शुरू करते हैं। ये देखो December 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ इम्पॉर्टेंट ये था कि Axiom 4 एक स्पेस मिशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये कि ये इनिशिएटिव किसके किसके बीच का है। नासा और इसरो का जॉइंट एफर्ट है Axiom 4, ठीक है। Axiom 4 में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो समथिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगेट एंड शुड रिमेंबर। तो इसमें वैसे तो 2 टूरिस्ट जा रहे हैं, एक बाला सुब्रमण्यम करके हैं और एक शुभांकर शर्मा करके कोई हैं। मेरे लिए ज़रूरी ये था कि नासा और इसरो का जॉइंट एफर्ट है, ठीक है। देन उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये अलीगढ़ में है। कवर करने का दूसरा रीज़न ये भी है कि ये पूछा जा चुका है किसी एग्ज़ाम में, तो मैंने कहीं इसको पढ़ा था। तो इनका बर्थ है हाथरस में, ठीक है। तीसरा नागालैंड डे जो है December 1 को मनाया जाता है, और बीएसएफ का रेजिंग डे अभी मनाया गया 1 दिसंबर को। ये 60वां था। ज़रूरी नहीं है, बट दिखा मैं तो जो चीज़ ज़रूरी लगेगी आप लोग पढ़ लीजिए। जिसे बीएसएफ को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। जब 1965 पढ़ते तो सिर्फ नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि व्हाट पीरियड 1965 वाज दैट, है ना, कि इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उस दौरान ये इस्टेब्लिश की गई थी। देन इंडिया और कंबोडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सिनबैक्स, ठीक है। देन यूपीआई डिस्क्रिप्टिव, बेसिकली एक आर्टिकल पीआईबी में लिख के आया कि हाउ यूपीआई इज़ अ रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव पर्पज़ से रहेगा। लिंक इसका पड़ा हुआ है, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम से या फिर यहाँ से, ठीक है। देन वर्ल्ड एड्स डे है 1 दिसंबर 1 को। तो उसकी थीम क्या है, टेक द राइट्स पाथ। देन डिस्क्रिप्टिव के लिए एक और मुझे यूज़फुल आर्टिकल लगा, वो क्या था कि हाउ डिजिटाइजेशन इज़ हेल्पिंग इंडिया एंड इंडियंस। तो उसका एक एग्जांपल ये है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो 1.39 करोड़ सुपर सीनियर सिटीजन एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं दे फेस द मोस्ट क्रिटिकल डिफ़िकल्टीज़ टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज, खासकर लाइफ सर्टिफिकेट रिलेटेड। तो ऐसे जो वीकर सेक्शंस को कोई चीज़ कैटर कर रही होती है ना, तो वी कैन ऑलवेज कंसिडर इट एज वेरी यूज़फुल थिंग। देन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिजन्स के लिए 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसका 5.85 करोड़ वर्थ सेल हुआ। देखो इसमें 2 चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहली, जो ज़रूरी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है ना, जैसे कि किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, कौन सा इनिशिएटिव, और कोई इम्पॉर्टेंट डे मनाया जा रहा है। और दूसरा हिस्सा डिस्क्रिप्टिव पर्पस से। डिस्क्रिप्टिव पर्पस क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इसलिए बहुत डीप कवर नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कवर करूँगा, क्योंकि ऐसे आंसर लिखते समय ये हेल्प करता है ना।
जैसे आप अगर आप लिखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी को आप बूस्ट करें, तो उसमें ये वाला पोर्शन डाल सकते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को कैसे जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो उसका एग्जांपल डाल सकते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिजन्स, समझ रहे हैं, ऐसा सेक्शन है जो आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। सो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के माध्यम से, अब इसमें दो चीज़ हैं, 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कि दिल्ली में, ठीक है। चलो आज दिसंबर 2 का भी कवर कर लेते हैं। दिसंबर 2 महाकुंभ जो योजना बना रही है यूपी की गवर्नमेंट, तो कई दफ़ा यूपी पीसीएस में ये लोग ऐसे पूछ लेते हैं कि क्या मतलब डेट बता दीजिए कि किस डेट के बीच में इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ना। तो जनवरी 13 से फरवरी 26 तक जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। देन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, ये डिस्क्रिप्टिव में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसको मोदी जी ने भी ट्वीट किया हुआ था और ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा। प्रगति पोर्टल जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। यूपी पीसीएस में 2 बार उमंग पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उसके उमंग पोर्टल के बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्टल हमको लगता है वो ये है प्रगति पोर्टल। प्रगति पोर्टल में आपको प्रगति का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और कुछ बेसिक जब आप लिखते हैं ना तो लिख सब लोग लेंगे, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि 6.5 मिनट में आपको लिखने 2 पेज, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। उसके लिए आपको क्विकली कुछ ना कुछ जबान में रटी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने 1-1.5 लाइन की चीज़ें कुछ कुछ लिखी हुई हैं। जैसे कि प्रगति पोर्टल का क्या फ़ायदा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को आसान बना दिया, फोस्टर्स कोलेब्रेशन, ओवरकम्स ब्यूरोक्रेटिक डिले, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया एज अ इफ़ेक्टिव मेथड टू फास्ट ट्रैक द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे कि यूपीआई को लॉजिस्टिकल मार्वल करके आइडेंटिफाई किया वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कमेंट यूज़फुल होते हैं। देन 3 क्रिमिनल लॉज तो पारित किए गए, हम सबको पता है। पेपर में मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कौन से क्रिमिनल लॉ का पहला वाला नाम क्या था और वो कब पारित किया गया था। जैसे भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम था आईपीसी 1860। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको सीआरपीसी 1898। अब देखो सीआरपीसी के कई सारे कानून हैं और उसका डेट अलग अलग मिलता है, लेकिन हमने ढूंढा तो हमको 1898 दिखाई पड़ा, ठीक है। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, 1872 में लाया गया था, ठीक है। ये बेसिकली इन लॉज का पर्पस का इसको मैंने क्यों एड्रेस किया, क्योंकि GS2 में देखो हर एक पेपर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है जिसको पूछा जाता है। GS2 में कई दफ़ा ये लोग लॉज को इवेल्युएट या एनालाइज करने के लिए बोल देते हैं, तो क्रिमिनल लॉ जो है वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जैसे पॉक्सो एक्ट पूछा जाता है, उसी प्रकार RTI एक्ट पूछा जाता है, उसी प्रकार ये क्रिमिनल लॉज हैं, इनके बारे में थोड़ा बारा पता रहेगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी आंसर राइटिंग में। फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, ज़्यादा नहीं याद रखना है, एक छोटी छोटी लाइन याद रखना है। फ्रॉम पनिशमेंट टू जस्टिस, एम टू मेक इंडियाज़ लीगल सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट, एडेप्टेबल, टी, ठीक है। मेक द इंडियाज़ लीगल सिस्टम मोर transparent, efficient, adaptable to the needs of contemporary society, bringing in new framework to tackle modern day challenges such as cyber crime, organized crime। modern day challenges में क्या आ जाएगा, cyber crime, organized crime, ensuring justice for the victim of various offenses, फिर जो भी चीज़ें। लेकिन important portion क्या है कि ये तीनों लॉज हैं वो कब से इम्प्लीमेंट हुए, कब से इफ़ेक्ट में आए बेसिकली, तो 1 जुलाई 2024 से इफ़ेक्ट में आए और ये तीनों लॉज 2023 में पारित किए गए थे। कोल गैसिफिकेशन की एक जो है स्कीम सरकार लाई है, उसके अंतर्गत क्या है, अब ये मैंने 8500 करोड़ क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम अगर आप कभी मन करेगा और भर दोगे तो उसमें ये सब वैल्यू पूछते हैं, जैसे पूछते हैं कि कितना वर्थ का स्कीम था, तो 8500 करोड़ का जो स्कीम है ये कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। फिर एक दूसरी और स्कीम है जिसको बोलते हैं शक्ति पॉलिसी, उसके अंतर्गत क्या करते हैं ये लोग, कोयला मंत्रालय वाले शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत कोल को अलोकेट करने का जो काम होता है, ठीक है, वो होता है। अब देखो ये तीसरी जो चीज़ है वो है SFIO, इसको UPSC ने पूछा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसी चीज़ें पूछनी चाहिए, है ना। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि फेम टू जो स्कीम थी वो 2019 में आई थी। इसके तहत कुछ कंपनियों ने 257 या 297 करोड़ की, यानी कि मोर देन 250 करोड़ वर्थ की सब्सिडी जो है यूटिलाइज़ करी है, बेसिकली फ़ायदा उठाया है जिसको वो डिज़र्व नहीं करते थे,
एलिगेशन, तो उसको उसकी जांच कर रही, कौन कर रही? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। देन 46th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46th मीटिंग हुई दिल्ली में। उसमें 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है निर्धारण किया गया, बेसिकली एक्सेप्ट किया गया, वो है आसाम में जो मोइदम्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये ग्रेव बरियल साइट्स हैं बेसिकली, है ना, आसाम की। देन इंडिया और मलेशिया की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है। हरिमऊ शक्ति जो भी है, इसका नाम है हरिमऊ शक्ति, कमेंसेस इन बेंतोंग कैम्प मलेशिया, ठीक है। देन ईपीआर एक वर्ड है, इसको एनवायरनमेंट वाले पेपर में यूपीएससी में ऐसे पूछ सकते हैं कभी भी कि जो प्लास्टिक से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उसको क्या बोलते हैं? ईपीआर गाइडलाइंस बोलते हैं उसको, ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, यूपीएससी में मेंस में डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग का। तो फूड प्रोसेसिंग में क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें आज? नो फंड टू इंसेंटिवाइज द इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखो सरकार इतना प्रमोट करती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, हमको सुनने में भी आता है, और हम ये भी जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेसिकली उसमें एक लाइन लिखी हुई थी पीआईबी में कि जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है ना, उसके पास कोई एक्टिव इंसेंटिव स्कीम नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करें कि फूड प्रोसेसिंग जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की फूड प्रोसेसिंग बढ़ाएं। लेकिन एक अपेड़ा नाम की बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है, उसके प्रोग्राम्स हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड रिगार्डिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपॉप, ठीक है। फिर जो भी है, देन इसमें मैंने यूपी को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यूपी पीसीएस का मेंस में इसको आपको मदद मिलेगी। यूपी का जो है, यूपी में टोटल 1013 एंड 1050 के आसपास जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इंटायर इंडिया में, जिसमें गुजरात और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 122 127, लेकिन यूपी में सिर्फ 50 हैं। तो मैंने इस पॉइंट को इसलिए लिखा क्योंकि यूपी में मान लो 75 जिले, तो कम से कम 75 तो होनी चाहिए, है ना, मिनिमम। ऐसा मैं रिकमेंड वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि यूपी को अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कैसे एक्सपैंड करना चाहिए, उसमें आप डाल सकते हैं कि 50 है, कम से कम 75 तो होना चाहिए। देन अर्बनाइजेशन के अंतर्गत जो अमृत मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था? अमृत मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है? अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखो अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है, हर बार तो ये नहीं पूछेगा अर्बनाइजेशन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते अर्बनाइजेशन का टॉपिक अब आने वाले टाइम में टॉपिक वही रहेगा, कुछ ना कुछ नया पूछेंगे। तो अमृत जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिखा। इसमें सेल्फ रिलायंस एंड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी जो है एम्फेसिस किया गया है, ठीक है। अब बाकी आप मेंस रिलेटेड देख लो, ठीक है। देन कोन्याक नाम का जो एक मूवी रही है, उसकी स्क्रीन राइटर्स लैब विनर का जो है अवार्ड दिया गया है NFDC के द्वारा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये एक जॉइंट फिल्म बाज़ार करके एक इवेंट था, उसके अंतर्गत एक कोन्याक को सेलेक्ट किया गया। ये क्या है? स्क्रीन राइटर्स लैब विनर शाइन्स एट फिल्म बाज़ार 2024, ठीक है। तो बेसिकली नाम थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो वी कैन यूज़ इट, है ना। देन 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024। अब ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है, इसी के अंतर्गत गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। अब आपने सुना होगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड, लेकिन उसके अलावा भी और होते हैं। एक होता है उसमें सिल्वर पीकॉक, तो मैंने सिर्फ एक इसमें इंक्लूड किया है कि गोल्डन पीकॉक किसको दिया गया, लिथुआनियन फिल्म है टॉक्सिक, उसको दिया गया। लेकिन बाकी अवार्ड किसको दिए गए उसका मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, यू कैन एक्सेस इट एंड रीड इट। मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत है इस वाले आर्टिकल में, इसलिए मैंने लिंक अटैच कर दिया। देन ई गवर्नेंस रिलेटेड जो एक स्कीम थी, कौन सी स्कीम थी? ई श्रम वाली, ठीक है। ई श्रम वाली जो स्कीम थी उसको बेसिकली आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ई गवर्नेंस वाले टॉपिक में जो है बेसिकली आप इसको अटैच कर सकते हो कि कैसे ई श्रम वाली स्कीम को बाकी अदर स्कीम से इंटीग्रेट करके और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में जो लोग हैं उनको कैसे आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, सर्विस डिलीवरी जो है एक्सपैंड कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बेसिकली कैसे कर सकते हैं? नेशनल करियर पोर्टल, यानी कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है, उससे इंटीग्रेट कर दिया गया। देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से इंटीग्रेट कर दिया, है ना।
देन उसके बाद इंटीग्रेटेड विद स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, उससे इंटीग्रेट कर दिया गया। अब जो इतने लोग, जो 30 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर हैं, तो उन सबको आप अलग अलग जो है फैसिलिटीज़ आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यूपीएससी में हर बार इसका मेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ज़रूर है, इस वजह से ये डिस्क्रिप्टिव में यूज़फुल है। जितना भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगा ना डिस्क्रिप्टिव का, अगर हम उतना ही याद कर लेंगे तो हमारा का बहुत भला हो जाएगा। एनीवेज आगे बढ़ते। देन हम दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज NCX 2024। बेसिकली इसका पर्पस था जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर एक्सपोजर से रिलेटेड और भी तमाम सारे इवेंट थे। बेसिकली मुझे इंपॉर्टेंट ये लगा कि नेशनल साइबर एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट करवाई दिल्ली में, टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड अवेयरनेस, ऐसे रिलेटेड करके आप लिख सकते हैं। NCX याद रखिए बस, ठीक है। देन मैंने इसमें ऐड किया है कि अजय सूद जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, इनका नाम हम लोगों को पता होना चाहिए। देन रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम, ऐसे करके आ सकता है एग्ज़ाम में कि रीसेट प्रोग्राम किसका, तो ये जो है यूथ मंत्रालय का ये प्रोग्राम है। 18 से 50 एज की जो एथलीट्स है ना, उनको ये लोग विभिन्न कोर्सेज अब उपलब्ध करवा रहे हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम से जो एथलीट्स जुड़ेंगे उनका बेसिकली बेनिफिट करवाना चाहते हैं। तो आप अपन का काम है कि रीसेट प्रोग्राम कौन लेकर आया है, यूथ मंत्रालय लेकर आया है, ये याद रखना है। देन मेन से रिलेटेड है 15वीं न्यूज़, पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया है। देन इसमें अपन को याद रखना चाहिए कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। अब एक और प्रोग्राम इस समय चल रहा है, बेसिकली न्यूज़ चल रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि GDP का जो बेस ईयर है ना वो चेंज किया जा रहा है। अभी शायद से 2015 या 2016 है, उसको चेंज करके 2022 या 21 करने वाले हैं, 2022-23 यानी कि FY23 करने वाले हैं, ठीक है। FY12 को FY23 बेसिकली 11 साल ऐड कर देना है। FY12 में 11 साल ऐड कर दो कि FY23 आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी मेंस में इकोनॉमी वाले पेपर में जो भी है GS3, उसमें पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जब इसका बेस ईयर लास्ट टाइम चेंज किया गया था, है ना। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 3। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का जो टॉपिक है वो सोशल जस्टिस और वल्नरेबल सेक्शंस के अंतर्गत आ जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको जो स्कीम पता है वो बेसिकली आपको रिवाइज़ कर लेनी चाहिए, है ना। देन इससे रिलेटेड UNCRPD 2006 में इसको जो है एक्सेप्ट किया गया। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में शुरू किया गया। दीनदयाल दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन स्कीम DDRS, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये मैंने लिखे क्यों है, एक बार आप पढ़ेंगे और इनको केस स्टडीज़ में भी आप इनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कन्फर नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, 33 लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड्स दिए हैं। उसके बाद MSME से रिलेटेड प्रधानमंत्री एनवायरनमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इकोनॉमिक क्या है, PMEGP का फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री याद नहीं आ रहा मुझे PMEGP, लेकिन ये MSME से रिलेटेड है, तो अपन को ये याद रखना चाहिए कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। UPSC प्रीलिम से कभी भी पूछा जा सकता है। सेंट्रल सेक्टर और क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेक्टर एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसे करके कुछ आपको पूछा जा सकता है ना। जैसे एक दूसरी स्कीम है और पूछ लेता हूँ मैं कि एक विजय लक्ष्मी धन से रिलेटेड एक नई स्कीम अभी शुरू की गई थी, वो कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो PDS वाली स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सब चीज़ें मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो ये जो सारी जानकारी है, आज जो है करीब 60 के आसपास PIB में न्यूज़ थी, उसमें से फ़िल्टर करके जो मैंने ज़रूरी जानकारी थी करीब 17 पॉइंटर्स जनरेट किए मैंने, ठीक है। अब मैं डेली पोस्ट करूँगा, डेली मैं भी पढ़ूँगा और आप भी पढ़िए। यूज़फुल लगे तो भी पढ़िए, नहीं यूज़फुल लगे किसी दूसरे से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, है ना। उद्देश्य पूरा होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं कंटिन्यू रख पाऊँ। December 1 से शुरू किया है एंड विल डू इट। और आपको एक्सेस करना हो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं या फिर यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।